मेडिकल टर्म्स में डिप्रेशन क्या चीज़ है? डिप्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है मन उदास रहना। कई लोगों को समझ नहीं आता है कि उदासी क्या होती है। उसको एक सब्जेक्टिव फीलिंग आती है एज इफ टाइम हैज स्टॉप्ड। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस जैसे सिम्टम होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, इनका एग्जैक्ट मीनिंग आप प्लीज हमें बताइए। एंजाइटी का हिंदी मीनिंग है घबराहट। जैसे घबराहट होती है, ऐसा कभी लगता है कि दिल जोर जोर से धड़क रहा है। खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना, एंग्शियस होना, ये सारे नॉर्मल इमोशन हैं। बहुत सारे लोग आके हमें बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे घर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, इसको कैसे डिप्रेशन हो गया? क्या खुद को पता चल जाता है कि उसको डिप्रेशन है और रिलेशनशिप में कोई है, बहुत देर तक ब्रेकअप हो जाता है, इस चीज़ से बाहर आना चाहे, किसी के लव्ड वन का लॉस हो जाता है, तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत रो के अपना मन हल्का कर लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो रो नहीं पाते हैं। जब उनको लगता है कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो वो एक प्रोफेशनल के पास जाने से थोड़ा सा कतराते हैं और रीज़न यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो इससे ये मैंने भी फेस करा है सर। फेसबुक की एडिक्शन हो रही है, कैसे छुटकारा पाओ इससे? ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, उससे कैसे बचा जाए? सिर्फ एक बाइक ना मिलने की वजह से सुसाइड करना, सोसाइटी कहाँ जा रही है? स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। सोसाइटी का स्ट्रेस, अच्छा दिखने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, अच्छे मार्क्स लेने का स्ट्रेस, या फिर आजकल हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे खुद को खुश दिखाने का स्ट्रेस। पर ये स्ट्रेस अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए और डिप्रेशन का फॉर्म ले ले और हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, इसी के ऊपर बात करने के लिए हम बात करेंगे आज डॉक्टर संदीप गोयल से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और जो पिछले 20 साल से साइकेट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने 25 जर्नल्स में नेशनल और इंटरनेशनल अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं। उन्होंने 17 बुक चैप्टर्स लिखे हैं और एक बुक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एडिट भी करी है, और वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन साइकेट्री सोसाइटी नॉर्थ जोन के। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर संदीप गोयल से। वेलकम सर। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की, जिसके थ्रू मैं लोगों को मैसेज दे सकता हूँ, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि स्ट्रेस क्या हमारी बॉडी के साथ कर सकता है, हमारे पूरे लाइफ के साथ क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले सर मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, हम जनरली बोल देते हैं कि डिप्रेशन, मुझे तो डिप्रेशन है, मैं डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं। तो एक लेमैन जो डिप्रेशन को सोचता है, लेकिन और एक मेडिकल टर्म में ऑब्वियसली वो बहुत डिफरेंट होगा, तो उनमें आप डिफरेंस कैसे करें? आप क्या बताना चाहोगे कि एक्चुअल में मेडिकल टर्म्स में डिप्रेशन क्या चीज़ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन का हिंदी मतलब होता है अवसाद, और डिप्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है मन उदास रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम इन डे एंड मोस्ट ऑफ द डेज इन वीक। ओके जी। तो कई लोगों को समझ नहीं आता है कि उदासी क्या होती है। बिल्कुल। तो उनसे हम पूछते हैं आपका मन उदास रहता है सर, उदासी क्या होती है? हमें नहीं पता। तो खुशी कम हो जाने को उदासी बोलते हैं। अगर किसी का मन पहले की तुलना में कम खुश है तो हम कह सकते हैं कि वो उदास है। ठीक है। इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि जो चीज़ें पहले उस व्यक्ति को अच्छी लगती थी, जिनको वो एंजॉय करता था, उसमें एंजॉयमेंट कम हो गया है उसका। कुछ लोग आके बताते हैं कि जी मुझे डांस बहुत अच्छा लगता था, मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, अब मैं इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं करता हूँ। ठीक है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है फटीग। ओके, टायर्डनेस।
ठीक है। नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी जो आदमी पहले करता था उतनी एक्टिविटी करने में ही उसको जल्दी थकावट हो जाती है, क्योंकि फटीग मन हो नहीं जाती है। है। बिल्कुल मन नहीं है। इसके बाद सिम्टम जो होते हैं कि बोलने की भी इच्छा नहीं होती आदमी की, उसकी स्पीच Okay. कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ओके। आदमी आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, नीचे को देखते हुए बैठता है मोस्टली। अच्छा। उसको एक सब्जेक्टिव फीलिंग आती है एज इफ टाइम हैज स्टॉप्ड, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं पास होता, उसे लगता है टाइम रुक गया है। क्या है? उसको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है। जो Okay. डिसीजन वो पहले चुटकियों में ले लेता था, घर वाले बोलते हैं जी ये तो बड़ा क्विक था, आजकल ये डिसीजन ही नहीं ले पाता। राइट। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आमतौर पे उसकी नींद या भूख कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन में नींद और भूख, ओके। नींद आने में भी टाइम लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार नींद आ जाए और सुबह जल्दी खुल जाए, और बीच में भी खुलती रहे। बीच में भी खुलती रहे, राइट। या उसकी भूख कम हो जाती है या उसका खाना खाने में मन ही नहीं करता। तो सर एक ना, जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स माइंड में आ रहे हैं मेरे, जैसे कि एक तो हो गया स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस। तो ये वर्ड्स कनेक्टेड तो हैं कहीं ना कहीं, पर इनका एग्जैक्ट मीनिंग आप प्लीज़ हमें बताइए। मैं एक एक करके दोबारा से बोलती हूँ। मैं इन वर्ड्स पे आता हूँ, पहले हम डिप्रेशन खत्म कर लें, अभी दो ठीक तीन है जी, लाइनें रह। ठीक है। तो ये नींद और भूख उसकी आमतौर पे कम हो जाती है डिप्रेशन में, पर कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें नींद और भूख बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। ओके। उसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, ठीक है। उसकी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस जैसे सिम्टम होते हैं। ठीक है। होपलेसनेस का मतलब होता है कि उसे लगता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, ओके। मैं ठीक हो ही नहीं सकता। राइट। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है कि मुझे कोई ठीक कर ही नहीं सकता, डॉक्टर साहब आप मेरी हेल्प कर ही नहीं सकते। ओके। और वर्थलेसनेस का मतलब होता है कि सारे अच्छे भले हैं, सारे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं ही किसी काम का नहीं हूँ। सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो रह गया वो है सुसाइडल थॉट्स। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको सुसाइड के विचार भी आने लग वो जाते हैं, लास्ट स्टेज सीवियर डिप्रेशन में severe आते हैं। depression। तो आपने पूछा नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ हाँ। तो जब ये सारे साइन एंड सिम्टम्स 15 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तब हम उसको कहते हैं कि आदमी को डिप्रेशन हो गया है। उसके क्राइटेरिया हैं कि कितने सिम्टम हो तो माइल्ड बोलते हैं, इतने सिम्टम हो तो मॉडरेट बोलते हैं, ये सिम्टम हो तो सीवियर बोलते हैं। तो सैडनेस किसी को भी हो सकती है। मान लो आज कोई ऐसा इवेंट हो गया जो मैं नहीं चाहता था या जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, हो सकता है मैं कुछ घंटों के लिए सैड हो जाऊं, बट वो नॉर्मल है क्योंकि आई विल बिकम नॉर्मल। मेरा कोई दोस्त मिलने आ गया, मैं उसके साथ खुश हो जाऊंगा, मूवी देखूंगा, मैच देखूंगा, खुश हो जाऊंगा। तो ये नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क है। ठीक है, मतलब सैडनेस जो है वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। सैडनेस एक सिम्टम है सिर्फ, डिप्रेशन एक बीमारी है। तो सैडनेस के साथ जब बाकी सिम्टम अटैच हो जाते हैं और वो 15 दिन के लिए कम से कम रहते हैं, तब हम बोलते हैं कि उसको डिप्रेशन हो गया है। ठीक है। और सर एंजाइटी क्या चीज़ होती है? एंजाइटी का हिंदी मीनिंग है घबराहट, चिंता। चिंता, जो कुछ ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ घबराहट सी हो रही है। बिल्कुल। तो वो घबराहट के अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। किसी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं पैल्पिटेशंस। ओके। किसी का मुंह सूखने लग जाता है घबराहट में, किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है, किसी के हाथ कांपने लग जाते हैं, किसी को ऐसा लगता है कि उसको जॉ टाइट हो गया है, मसल्स में टेंशन हो गई है, हेडेक हो सकता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता आदमी अपने काम में। तो ये सारे एंजाइटी के सिम्टम हैं।
और ये एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन से अलग है। एंजाइटी डिप्रेशन का एक सिम्टम भी हो सकती है और एंजाइटी डिसऑर्डर अलग से भी होते हैं। ओके। और सर कई बार होता है कि जैसे हम जैसे घबराहट होती है तो वही ऐसा कभी लगता है कि दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, तो ये भी एंजाइटी ही है। ये एंजाइटी ही है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है। ओके। खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना, एंग्शियस होना, ये सारे नॉर्मल इमोशन हैं। इनमें से इनको हम ये नहीं कह सकते कि एंजाइटी हुई तो मैं बीमार हूँ। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ी सी एंजाइटी ज़रूरी है लाइफ को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए। अगर एंजाइटी ना हो तो कोई भी बच्चा पढ़ाई ना करे, फेल होने का डर ना हो, कोई एम्प्लॉय ड्यूटी पे टाइम पे ना पहुँचे, अपने टारगेट से अचीव ना करे, प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म ना करें। थोड़ी सी एंजाइटी ज़रूरी है और ये अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। तो एंजाइटी बटरफ्लाइज इन द स्टमक बोलते हैं। यस। तो एंजाइटी तब पैथोलॉजिकल हो जाती है जब ये हमारी परफॉर्मेंस को कम करना शुरू कर दे और लंबे समय तक चले। लंबे समय तक चले। सर क्या जो डिप्रेशन है ये फैमिली हिस्ट्री में अगर हो किसी को तो मतलब जीन्स में भी आता है क्या डिप्रेशन? बिल्कुल। तो डिप्रेशन का जो मॉडल है कि डिप्रेशन के क्या कारण हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायो साइकोसोशल मॉडल। तो बायो का मतलब है बायोलॉजी कि ये जीन्स में है। तो जिसकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मींस माता पिता भाई बहन और बच्चे, किसी को भी डिप्रेशन है तो उसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को डिप्रेशन होने के चांस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं आम लोगों के मुकाबले। ओके। तो मतलब अगर फैमिली में है तो थोड़ा सा थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सोसाइटी फैक्टर्स भी होते हैं। बिल्कुल। सर जैसे आपने बहुत केसेस देखे होंगे, तो सबसे कॉमन कॉज अगर आप 2-3 कॉज हमें बता सके कि सबसे कॉमन कॉज क्या है डिप्रेशन के, वो प्लीज बताइए। डिप्रेशन 2 तरह का होता है। एक डिप्रेशन हम बोलते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन। ओके जी। एंडोजीनस डिप्रेशन का मतलब है कि कोई बाहरी कारण नहीं है डिप्रेशन का, डिप्रेशन अंदर से ही आ रहा है। जैसे कि किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, उसमें कोई बाहरी कारण अलग से नहीं होते, तो ये भी अंदरूनी जीन्स की वजह से, उसके जेनेटिक लोड की वजह से उसको बीमारी आ रही है। बहुत सारे लोग आके हमें बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे घर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, इसको कैसे डिप्रेशन हो गया? तो वो एंडोजीनस डिप्रेशन होता है। ये देखिए नई बात पता चली है कि सिर्फ बाहर से नहीं होता, मतलब बॉडी के अंदर से ही। बिल्कुल। और दूसरा डिप्रेशन होता है जिसमें बाहरी कारण होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। ओके। ये होता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के रिस्पॉन्स में। और आपने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 कारण, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि पेरेंट्स की डेथ हो जाना यंग एज में बच्चे के, ठीक है, स्पाउस की डेथ हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं। अदरवाइज बॉडी कुछ पॉजिटिव इवेंट्स को भी एज ए स्ट्रेस डील करती है। फॉर एग्जांपल मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रमोशन, ये सारे पॉजिटिव इवेंट है, पर इसमें भी आदमी को स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन हो सकता है। आजकल तो बहुत हो रहा है मैरिजेस के ड्यूरिंग कोल्ड फीट हो जाना कि क्या होगा पता नहीं। ठीक है सर जैसे डिप्रेशन जो है ये कहते हैं कि बहुत प्रिविलेंट है, इतना है जैसे 5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बोलते हैं कि लोगों को है, और ये वो डेटा है जो कि मतलब गिवन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं है कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है। तो एक क्या खुद को इंसान को पता चल जाता है कि उसको डिप्रेशन है और उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो वो कैसे खुद को कैसे टेस्ट कर सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है और आई शुड सी अ डॉक्टर? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने।
तो सबसे पहली बात है कि पेशेंट को ये पता चलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। ओके। उसको डायग्नोसिस तो नहीं पता चलेगा कि हाँ, मुझे क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत है। पर उसे पता चलेगा कि मैं पहले जैसा खुश नहीं रहता हूँ, मेरी भूख कम हो गई है, मेरी नींद कम हो गई है। पर उसको ये नहीं पता होता मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, मुझे क्या बीमारी क्या है। बीमारी है। तो ये सारे सिम्टम एक साथ नहीं आते डिप्रेशन के। अब जिसको पहले भूख कम हो गई वो पेट वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, बिल्कुल। जिसको पहले एंजाइटी आ गई, उसको पैल्पिटेशन हो गई, वो हार्ट वाले के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से नींद की दवाई वो अपने फैमिली डॉक्टर से लिखवा लेता है कि आजकल मुझे नींद नहीं आती। कम आ रही है। तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल। लोगों को ये नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है। पर जो सिम्टम हमने डिस्कस किए, इनमें से अगर किसी को भी 4 या 5 से ज़्यादा सिम्टम हैं तो इसका मतलब है कि उसे डिप्रेशन होने के चांस हैं और उसे एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलना चाहिए। और मतलब फैमिली मेम्बर्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई उनका फैमिली मेम्बर पहले से कम इन्वॉल्व हो रहा है डे टू डे उनकी फैमिली के मतलब मैटर्स में, या थोड़ा सैड रह रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 वीक्स जैसे आपने बोला ऑलमोस्ट, तो तब उनको एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला। सर, एक प्रोफेशनल की जब हम बात करते हैं फिर एक कन्फ्यूजन आ जाती है। एक होते हैं साइकेट्रिस्ट और एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कब किसके पास जाना चाहिए, तो वो प्लीज़ बताइए। तो साइकेट्रिस्ट जो होता है वो MBBS और MD करने के बाद वो साइकेट्रिस्ट बनता है। ओके। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने MPhil की होती है साइकोलॉजी में। ओके। और उसके बाद कई लोगों ने PhD भी करी होती है साइकोलॉजी में। ओके। तो साइकेट्रिस्ट जो होता है वो आपको असेस करता है कि आपका क्या डायग्नोसिस है, आपको दवाई की ज़रूरत है या नहीं है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ओके। तो अगर साइकेट्रिस्ट को लगता है कि इस पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है, टेस्टिंग की ज़रूरत है, तो वो पेशेंट को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करता है। ओके। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो मतलब करवाने चाहिए क्या? सेल्फ असेसमेंट वाला भी कोई टेस्ट होता है सर? कुछ सेल्फ रेटेड स्केल्स होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रेटेड स्केल है PHQ-9। ओके। मैंने क्यों कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी और भी स्केल्स हैं। एक तो ये छोटी है, PHQ-9 का मतलब है पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर 9। तो इसमें 9 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, बस 9 क्वेश्चंस? 9 क्वेश्चंस है। इट इज़ ईजी टू यूज। ओके। स्कोर कैन बी जनरेटेड। इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी सिंपल। ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉपीराइट नहीं है। ओके। तो उसमें इंटरप्रिटेशन दी हुई है कि अगर आपका स्कोर 0 से 4 है तो नॉर्मल है, 5 से 8 है तो माइल्ड है। इस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो उसको करके एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आइडली तो ये टेस्ट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की निगरानी में ही करना चाहिए। हाँ। कई बार पता नहीं चलता क्या टिक करना है, बट अगर कोई भी सिम्टम है और कोई करना चाहता है तो हाँ, ये सेल्फ रेटेड स्केल है। सर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि दीपिका पादुकोण हैं, इवन आमिर खान की बेटी हैं, और ड्वाइन जॉनसन। तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो दे आर सो वेल टू डू इन देयर लाइफ। मतलब इतना अच्छा वो कर रहे हैं, नेम है, फेम है, पैसे हैं, फैमिली है, दे हैव एवरीथिंग इन लाइफ, बट स्टिल वो डिप्रेशन से बैटल करते हैं। तो क्या रीज़न होता है इसमें कि जैसे इसमें तो ना ही कोई प्रेशर है उनको बाहर से, ना ही कोई प्रॉब्लम है उनको, फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं, ऐसा क्यों? देखो, एक तो मैंने पहले ही बताया कि एंडोजीनस डिप्रेशन बिना कारण से किसी को भी हो सकता है। ओके। इवन एक साइकेट्रिस्ट को भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री में तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल, कंपटीशन,
पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। जो हम लोग पेज 3 पे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, दिक्कत तो होती है, बट एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको वो नहीं। वाली दिक्कतें उनको नहीं होती हैं, हाँ। दे आर प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस। हाँ जी, तो वो वाली दिक्कतें नहीं होती हैं, अलग तरीके की दिक्कत अलग होती तरह है। की दिक्कत होती है हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में। सर जैसे बहुत बार होता है कि एक रिलेशनशिप में कोई है बहुत देर तक, रिलेशनशिप अगर मतलब ब्रेकअप हो जाता है तो भी उनको मतलब कुछ देर के लिए वो डिप्रेशन में, और बहुत लोग चले भी जाते हैं। तो इससे अगर कोई बाहर, मतलब इस चीज़ से बाहर आना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? क्या आप सलाह दोगे उसको? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बी पेशेंट, हैव पेशेंस। टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एक्सप्रेस योर इमोशंस। आप क्या फील कर रहे हो, सबसे पहले तो खुद एक्सेप्ट करो कि मैं इससे परेशान हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। अच्छा, ये सोचो, मतलब सबसे पहला काम है एक्सेप्ट करो कि मेरे में क्या इमोशंस आ रहे हैं ब्रेकअप की वजह से। बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की या होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की। आप में अगर कोई भी इमोशन है तो एटलीस्ट अपने आप से एक्सेप्ट करो कि मेरे में ये सिम्टम आ रहे हैं, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो उनसे बात करो। उसके बाद आ जाता है सेल्फ हेल्प। अपनी हेल्प खुद करो, जैसे कि एक्सरसाइज कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो। अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए, इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। जो इंटरेस्ट आपके थे पहले भी बट आप उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। अगर इन चीज़ों से भी ठीक नहीं होते हैं तो अगेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाया जा सकता है। और जैसा मैंने शुरू में बोल दिया, पेशेंस इज़ द की। तो बेसिकली अपनी आप को थोड़ा सा बिजी करके उन थॉट्स को थोड़ा बैक एंड पे रख के और अपनी लाइफ के गोल्स को सेट करके हमें आगे बढ़ना बिल्कुल। चाहिए और अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। बिल्कुल, अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना है, दूसरे के साथ डिस्कस करना है जिस पे आप भरोसा करते हो। तो मतलब अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए। रोने में कोई हर्ज नहीं है। रोने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो बिल्कुल। लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बिल्कुल, रोना वीकनेस की निशानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ये नहीं। सबको समझाना और कहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर क्या ये भी कहते हैं ना कि अगर कोई किसी के लव्ड वन का अगर लॉस हो जाता है तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत रो के अपना मन हल्का कर लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो रो नहीं पाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ उनको बेटर स्टेट ऑफ माइंड में लेके आएगी? ऐसा नहीं है कि रोना ज़रूरी है, बट हर किसी का ग्रीफ करने का तरीका अलग है। ओके। तो जो जिसका तरीका है वो वैसा ही बिहेव करेगा। हमने उसे कुछ गाइड नहीं करना है, बट ओनली थिंग वी कैन गाइड इज एक्सप्रेस योर इमोशंस। ब्रेकअप इज ऑल्सो डेथ ऑफ ए रिलेशनशिप एंड डेथ ऑफ ए लव्ड वन। उसमें भी ग्रीफ है, इसमें भी ग्रीफ है। दोनों में ग्रीफ है, दोनों सेम टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों नॉर्मल प्रोसेस हैं। ग्रीफ इज़ नॉट पैथोलॉजिकल। जिसके घर में किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाए उसको डिप्रेशन के सारे सिम्टम आएंगे, पर हम उसको डिप्रेशन लेबल नहीं करते, उसको नॉर्मल ग्रीफ ही लेबल करते हैं। ओके। कुछ सिम्टम होते हैं जो अगर नॉर्मल ग्रीफ में एक ऐसे आदमी में आ जाएं जिसके घर में किसी की डेथ हुई है तो हम कहते हैं कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि सुसाइडल थॉट्स। ओके। दूसरा होता है गिल्ट। मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से ये हो गया। गिल्ट दो तरीके का होता है, एक एक्ट ऑफ कमीशन, एक एक्ट ऑफ ओमिशन। सो अगर किसी को एक्ट ऑफ कमीशन हो कि मेरे इस स्टेप की वजह से डेथ हो गई, तो
ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन कि मैं समय पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, हाँ, मैं ये नहीं कर पाया, नहीं तो शायद वो बच शायद जाता। वो बच जाते, हम टाइमली हॉस्पिटल ले जाते, वो सबको generally, लगता है, वो सबको लगता ही है। ठीक है ना। अगर किसी को जिसकी डेथ हुई है वो दिख रहा है, उसकी आवाज़ें सुन रही हैं हाँ, हर टाइम, तो ये कुछ साइन सिम्टम है जो शो करते हैं कि ग्रीफ अब नॉर्मल नहीं है, ये पैथोलॉजिकल ग्रीफ है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में एक कह लो कल्चर है कि अगर किसी लव्ड वन की किसी भी घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम 10, 12, 13 दिन उनका ग्रीफ हम मतलब एक तरीके से शोक मनाते हैं जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें क्या कि आप लोगों से मिल रहे हो, आप अपने इमोशंस शो कर रहे हो, आप बार बार उस चीज़ को बात करके आपके मन से वो बात निकल जाती है, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो टाइम मिल जाता है थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये रिचुअल्स यही चीज़ें शायद सोच के बनाई होंगी। हाँ, तो ये हाँ आपको सोशल सपोर्ट मिल रही है, सोशल सपोर्ट मिल रही है। तो हम वैसे भी मैं सोचती हूँ कि जैसे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, कैथारसिस हो जाता है आपके इमोशंस। हाँ जी सर। ये एक तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ की वजह से जब उनको लगता है कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो वो एक प्रोफेशनल के पास जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, और रीज़न यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये टैबू क्यों है हमारी सोसाइटी में, जबकि ये भी एक बाकी बीमारियों की तरह बीमारी ही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो मैंने अभी डिस्कस किया कि अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी डेफिनेटली। लोगों को ये पता ही नहीं है जेन्युइनली कि मैंने कौन से डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको लगता है कि जो ये साइकेट्री की बीमारियां होती हैं ये बुरे कामों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से होती अच्छा, हैं। ये भी है। बिल्कुल, कुछ सोसाइटी सोचती हैं कि ये जादू टोने की वजह से होती हैं। हाँ। तो डॉक्टर के पास जाने से भी पहले फेथ हीलर के पास जाते हैं, वो झाड़ झाड़ फूक के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग आज की डेट में भी। बिल्कुल। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो आपने बोला, स्टिग्मा। स्टिग्मा है कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो लोग समझेंगे ये पागल है। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पागलपन का लिटरल मीनिंग है साइकोटिक इलनेस, ठीक है। जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, ऑल्दो हम ये टर्म यूज़ नहीं करते पागलपन, हाँ जी। बट अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो शिज़ोफ्रेनिया, उसकी प्रेवलेंस है 1%, बहुत 100 में से 1 लोग। और डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी, इनकी प्रेवलेंस है 25 से 30%। तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वाले ही आते हैं। पर लोगों की धारणा ये है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि पागलपन का ठप्पा लग जाएगा। हाँ। और इसमें मैं मीडिया को भी ये बोलना चाहता हूँ, मूवी मेकर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि वो जब साइकेट्री पेशेंट्स मूवी में दिखाते हैं तो या तो वो उनको एक फ़नी कैरेक्टर के तौर पे दिखाते हैं, एज ए कॉमिक कैरेक्टर दिखाते हैं, या फिर उनको डेंजरस दिखाते हैं कि 5-7 लोगों को इकट्ठे ही मार दिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो ये स्टिग्मा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल मीडिया का भी है। तो मूवीज़ में एक्चुअल डिपिक्शन होनी चाहिए। साइकेट्री के पेशेंट बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते हैं, वो भी हम लोगों की तरह ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल है, उनके घर में भी फैमिली है। तो अगर मीडिया अपनी जिम्मेवारी, मीडिया वर्ड में गलत बोल रहा हूँ, मूवी मेकर्स अपना अगर अच्छे से उनको डिपिक्ट करेंगे तो शायद स्टिग्मा कम हो पाए। सर जैसे बाहर के कंट्रीज़ में मैंने देखा कि बहुत लोग थेरेपी लेते हैं, वो एक मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि काफ़ी हाई परसेंटेज है जो कि थेरेपी लेती है। तो क्या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाके करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है लोनलीनेस की वजह से शायद ये है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आपकी बात सही है कि फॉरेन कंट्री में थेरेपी ज़्यादा होती है, इंडिया में थेरेपी कम होती है। तो
तो उसका एक रीज़न तो ये है कि इंडिया में ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। अच्छा, ओके ट्रेन्ड थेरेपिस्ट बहुत कम है। ओके। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके हर कोई कहता है कि मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं काउंसलर हूँ। ऐसे लोग प्रोफेशन का नाम खराब कर रहे हैं। तो काउंसलिंग के लिए ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ट्रेंड Okay. काउंसलर के पास जाना चाहिए, ओके सर्टिफाइड काउंसलर के पास जाना चाहिए। ये तो एक रीज़न हो गया कि ट्रेंड मैन पावर की कमी है। ठीक है। दूसरा, फॉरेन कंट्रीज़ में एवरीथिंग इज़ फ्री, हाँ, इंडिया में एवरीथिंग इज़ पेड। लोगों की उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जो एक ट्रेंड थेरेपिस्ट है वो 1 घंटा पेशेंट के साथ स्पेंड करता है, उसके चार्जेस भी उसी हिसाब से होते हैं। तो ये भी एक है, और तो साथ ही साथ टैबू तो है ही है। टैबू तो है ही है। सर एक ये भी देखा गया कि जो मेन के कंपैरेटिव विमेन में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, इट्स मोर मतलब 10-20% ज़्यादा है, और स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये डिप्रेशन जो है वो जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, तो इससे ये मैंने भी फेस करा है सर। मेरा जब बेटा हुआ था तो फॉर 6-7-8 मंथ्स आई वॉज सैड, जैसे कंटिन्यूसली। तो ये मैंने भी फेस करा एंड इट वॉज अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ। तो उससे ठीक होने का, या उससे सेकेंड टाइम भी हुआ जब मेरी बेटी हुई, बट तब तक शायद मुझे समझ आ गया था, मैं डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो सबको पता था, तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी स्वेयर। तो आप क्या कहोगे जो यंग मदर्स हैं या मदर्स बनने वाली हैं या बन चुकी हैं उनको, कि इससे कैसे हमने निपटना है? तो आपका पहला सवाल था कि फीमेल्स में मेल से ज़्यादा होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। फीमेल्स के कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेसर्स होते हैं जो मेल्स में नहीं होते। हर महीने मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, अपना घर छोड़ के ससुराल में रहना पड़ता है, बिल्कुल। तो घर का सारा काम भी करना है, और आजकल तो फीमेल्स वर्किंग भी हैं, बिल्कुल वर्किंग होने के बाद भी घर का काम करना है। बिल्कुल। तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेसर्स फीमेल में होते हैं, प्लस उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जो कि फीमेल्स में डिप्रेशन को ज़्यादा प्रेस्परेट कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का है, तो जो डिप्रेशन प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते के बाद तक शुरू हो उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंसीव करने के डिलीवरी के बाद 1 महीने तक। ओके। अगर 1 महीने के बाद शुरू हो रहा है तो उसको पोस्टपार्टम के उसमें नहीं लिया जाता है। ओके। तो अगर 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो रहा है डिलीवरी के, तभी उसको कंसिडर किया जाता है ये डिलीवरी से रिलेटेड है। वैसे आजकल नई गाइडलाइन में पोस्टपार्टम की जगह एक नई टर्म आ गई है, पेरीपार्टम। पेरीपार्टम अगर प्रेगनेंसी में शुरू हो जाए या डिलीवरी के 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से बायोलॉजिकल है, एंडोजीनस है, हार्मोन्स की वजह से है। 10 से 15% लोगों को ये होता है। अच्छा। इसमें ज़्यादा सिम्टम आते हैं बच्चे के रिगार्डिंग, बच्चे की केयर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या कई मदर्स में बच्चे को हार्म करने के भी विचार आते हैं। बाकी सिम्टम सारे के सारे डिप्रेशन जैसे ही होते हैं। तो पोस्टपार्टम का मतलब सिर्फ है उसका टाइम ऑफ ऑनसेट डिलीवरी के 4 हफ्ते के अंदर है। और अगर हम अवेयरनेस होगी, वैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ज़्यादातर केस साइकेट्रिस्ट के पास आ जाते हैं, क्योंकि तब पेशेंट जो होती है गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख में होती है। एंड गायनेकोलॉजिस्ट को पता होता है कि क्या हो रहा है पेशेंट को, और वो जल्दी रेफ़र कर देते हैं या अपने आप दवाई शुरू कर देते हैं। ओके। तो क्या सर हर केस में दवाई की ज़रूरत होती है डिप्रेशन में? बिल्कुल भी नहीं। हम असेस करते हैं कि डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है। अगर डिप्रेशन माइल्ड है तो सिर्फ काउंसलिंग से भी ठीक हो सकता है। अगर मॉडरेट से सीवियर है तो दवाई प्लस काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और अगर मान लो वो रिएक्टिव डिप्रेशन है,
एंडोजीनस में तो दवाई की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, पर अगर रिएक्टिव डिप्रेशन है, कई बार अगर हम उसका स्ट्रेसर दूर कर पाएँ काउंसलिंग से, तो बिना दवाई के भी डिप्रेशन ठीक किया जा सकता है। सर जैसे डाइटरी हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं रिसेंटली। पहले घर का खाना ज़्यादा लोग खाते थे, आजकल बाहर जंक फूड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बच्चों में भी। तो क्या लाइफस्टाइल, या हम कह सकते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, लोग मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, तो मतलब बेसिकली डाइट जो है क्या उसका भी असर होता है कुछ हमारे हॉर्मोन्स पे कह सकते हैं, या बॉडी पे, माइंड पे? डाइट का असर साइकेट्रिक इलनेस पे होता है। कई तरह से डाइट इफ़ेक्ट करती है माइंड को। वैसे तो कहा जाता है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। बिल्कुल। तो जो डाइट बॉडी के लिए हेल्दी है, वही डाइट माइंड के लिए हेल्दी होती है। अलग से माइंड के लिए कोई हेल्दी डाइट नहीं होती है। तो बादाम जैसे कहते हैं, वो सिर्फ कहावत है। बट हेल्दी डाइट खानी चाहिए। बट आपने पूछा कि कैसे एक जंक फूड डाइट एग्रेवेट कर सकती है। तो ऐसा है कि जंक फूड का मतलब होता है हाई इन प्रोसेस्ड शुगर, सॉल्ट। हाँ जी, सॉल्ट हाई होता है, फ्राइड फैट्स हाई होते हैं, और प्रोसेस्ड शुगर्स हाई होती हैं। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से एक तो जो नॉर्मल विटामिन्स, मिनरल्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम आते हैं। लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है, मेमोरी में प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, कंसंट्रेशन में कमी आती है। ये सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरा क्या है कि जो ये जंक फूड हैं, ये गट के बैक्टीरिया जो होते हैं, वो सेरोटोनिन बनने में हेल्प करते हैं। और ये उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो सेरोटोनिन नहीं बन पाती। वो क्या करती है सेरोटोनिन? सेरोटोनिन जो होती है, वो सेरोटोनिन की कमी के कारण डिप्रेशन होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो उसकी कॉज है ये, और जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं। तो एक गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेरोटोनिन बनने में हेल्प करते हैं, तो ये जंक फूड उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, बार बार जंक फूड खाने से रिवॉर्ड सर्किट होता है हमारे ब्रेन में एक, जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करता है। डोपामिन को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। उससे खुशी मिलती है। तो उन बच्चों का डोपामिन जंक फूड से प्रोड्यूस होता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उस चीज़ पे। तो डोपामिन जंक फूड पे डिपेंडेंट हो जाता है कि अब मुझे मिलेगा तो ही वो रिलीज होगा, अदरवाइज नॉर्मल में नहीं होगा। बिल्कुल, वो भी अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात नहीं है। तो सर जो सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे, जैसे पहले क्या होता था, एक्सरसाइज करते थे, बाहर गलियों में घूमते फिरते रहते थे, चलो आजकल तो वो जो एक कल्चर है बड़े शहरों में, अर्बन सिटीज़ में जो है, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। या तो बच्चे मोबाइल पे हैं, या टीवी पे हैं, या वो मतलब हर टाइम अंदर हैं, या सोशल मीडिया पे हैं, स्क्रॉल करी जा रहे हैं। तो उसका इफ़ेक्ट, जैसे आपने बोला डोपामिन, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से बैड नहीं है। हाँ, पूरी तरह से सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसको ढंग से यूज़ किया जाए। बिल्कुल। कितना सारा कंटेंट लोड किया जाता है सोशल मीडिया से, लोगों को उससे कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। हम भी सोशल मीडिया पे ही बिल्कुल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, चिट्ठी पत्री चलती थी, फ़ोन आए उससे बेटर हो गया। फ़ोन अगर हम करेंगे तो हम किसी का हालचाल पूछ सकते हैं, पर सोशल मीडिया के थ्रू हम पता लग जाता है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, दोस्तों से हम इन टच रहते हैं। सो सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड, बट वी आर यूजिंग इट रॉन्ग वे। वी आर यूजिंग इट टू मच। अगर हम इसको ढंग से यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसकी भी एक एडिक्शन हो गई है। तो इससे भी वही डोपामिन सिक्रीट होता है। डोपामिन, ये बिहेवियरल एडिक्शंस बोलते हैं इनको। अच्छा। एक तो होती हैं सब्सटेंस की एडिक्शंस, नशे की लत जिसको हम बोलते हैं, तो ये बिहेवियर की एडिक्शंस हैं। तो सोशल मीडिया तो परेशान नहीं कर रहा है अगर कंट्रोल में यूज़ किया जाए।
शराब हर जगह अवेलेबल है, ठेके पे सारे लोग तो नहीं पीते हैं, जो जिसने पीनी है वही खरीदने जाएगा। जिसको लत लग गई है वही है, बाकी तो ठीक है। तो आप इसको अगर जुडिशियसली यूज करो तो ये अच्छी चीज है। रही बात बच्चों की, सर तो पर एडिक्शन है ये, बिल्कुल एडिक्शन मतलब है। अगर मैं खुद का भी सोचूं, या मेरी एक फ्रेंड थी तो वो कह रही कि बड़े साल की बात है सर, तो कह रही है कि मुझे ना फेसबुक की एडिक्शन हो रही है, मैं रात को भी फेसबुक देखती रहती हूँ और मैं क्या करूँ अब कैसे छुटकारा पाऊँ इससे। तो आप एक दो कोई ऐसे स्टेप्स बताइए जिससे कि हम सोशल मीडिया की एडिक्शन से थोड़ा सा उसको कम कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपके बच्चों वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो बच्चों को सिखाता कौन है सोशल मीडिया यूज? पेरेंट्स। तो हम ही लोग सिखाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम कम यूज करेंगे तो बच्चे कम यूज करेंगे। सेडेंटरी लाइफ बच्चों की इसलिए हो रही है कि हम उन्हें बाहर नहीं निकलने देते घर से। ऑल्दो वी आर नॉट टोटली रॉन्ग, बाहर का माहौल, हाँ, सेफ्टी पहले जितनी नहीं है, एक्सीडेंट से डर लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि और गलत हैबिट्स में ना पड़ जाए। पर अगर हम अपना सोशल मीडिया छोड़ के थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, बच्चों को भी साथ में इन्वॉल्व करें, रील्स देखने की बजाय, यूजलेस रील्स देखने की बजाय आप इंफॉर्मेटिव रील्स देखो। ऑल्दो वहाँ पता नहीं लगेगा, देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये यूजफुल थी कि नहीं थी। आप बुक रीडिंग की हैबिट लगाओ बच्चों को, उसको कोई उसके शौक के हिसाब से कोई म्यूज़िक सिखाओ, कोई पेंटिंग सिखाओ, उसको हॉबी क्लासेस में लगाओ, उसको बच्चे को क्वालिटी टाइम दो। हम अगर उसके साथ भी बैठे हैं तो भी हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम अपने फ़ोन में बिजी हैं, वो अपने फ़ोन में। अगर 4 मेंबर्स हैं घर में, 4-5, तो सारे के सारे ही अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। तो अगर हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी है, रोल मॉडल बनना है। हम बच्चे को कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, हम झूठ बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बच्चे को कह रहे हैं मोबाइल नहीं देखना, बच्चा कहता है मम्मी खुद तो छोड़ती नहीं, मेरे को कह रही है मोबाइल नहीं देखना। ठीक है आपकी बात। तो सर क्या स्टेप्स हैं, एक आधा कोई कि जिससे हम एडिक्शन जिसको हो गई है उसको कैसे कम करें? सबसे पहला है अवेयरनेस, कि हमें अवेयर होना ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे हो कि आपकी फ्रेंड ने खुद बोला कि मुझे एडिक्शन हो गई। जिस भी बिहेवियर को बदलना है पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो वो चेंज आ ही नहीं सकता। ठीक है। नंबर 1 स्टेप तो ये हो गया। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, उसका ओवर यूज़ बुरा है। तो हमें एक टाइम सेट करना है कि मैं 1 घंटा देखूंगा रोज, मैं 2 घंटे देखूंगा, उसमें टाइमर होता है। ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी, जैसे कि नशा छोड़ते हुए दिक्कत आती है, विड्रॉल सिम्टम इन दी फॉर्म ऑफ मूड चेंजेस आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको इरिटेबिलिटी रहे, एंग्जाइटी रहे, कोई ना कोई सिम्टम आ सकता है, पर आपने उसको डील करना है कि मैंने इसको एक्सटेंड नहीं करना है। मान लो आप 10 घंटे देख रहे हो तो इट इज़ नॉट रीजनेबल कि हम एकदम से उसको 1 घंटे पे लेके आने की सोचें। तो हम सोच सकते हैं कि मैं कल से 5 घंटे देखूंगा। तो वो भी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। हफ्ते 10 दिन बाद हम उसको 4 घंटे कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते हम एक डिज़ायरेबल लेवल पे ला सकते हैं। और साथ में टॉप अप हम कर सकते हैं, जो मैंने बोला, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ एक्चुअली बहुत ज़रूरी हैं, ताकि माइंड जो गलत सोच से, फ़ोन से थोड़ा दूर होके हम बेटर वे में उसको यूटिलाइज कर सकें। तो सर कोविड जैसे आया, तो कोविड के बाद क्या डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं? यस, डेफिनेटली। उस टाइम कोविड के कारण काफ़ी केसेस बढ़े थे, पर अब शायद कोविड का इफेक्ट ख़त्म हो गया है। उस टाइम तो एक बहुत ही डर का माहौल था। डर इतना था कि लोग अपने पेरेंट्स की क्रिमेशन तक नहीं कर रहे थे। एक फियर था कि मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा।
लोगों में एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम बहुत ज़्यादा आ गए। उनका टाइम था वो, डिफ़िकल्ट टाइम था सबके लिए। सबके लिए। जो पहले से ही साइकेट्री के पेशेंट थे उन लोगों को भी बहुत दिक्कतें आई कोविड में, ओके। क्योंकि डॉक्टर्स भी अवेलेबल कम थे, दवाइयाँ भी फुली अवेलेबल नहीं थी, ओके। तो लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। बिल्कुल। उसकी Life वजह से उनको बदल बहुत गई, दिक्कत लोगों आई। की। बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा कोविड का, क्योंकि बाहर नहीं जाते थे। बाहर नहीं जाते थे, घर बैठे खाते रहते थे, उनका वेट बढ़ गया बच्चों का, स्क्रीन टाइम बढ़ गया बच्चों का, सोशल इंटरेक्शन कम हो गई। और जो सिंगल बच्चे हैं, जो आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है वो भी अफेक्ट होगा। बिल्कुल। सर जैसे एक कहते हैं कि OCD, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है? OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब कि कुछ चीज़ बार बार करते रहना। अब इसके दो हिस्से होते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस। ओके, तो ऑब्सेशन का मतलब होता है कोई विचार बार बार आना। ठीक है। वो बार बार जो विचार आता है वो आदमी को पसंद नहीं होता है, वो उसकी इच्छा के विपरीत आता है, ओके, उसके लिए एंजॉयबल नहीं होता है, ओके, और उसमें एंजाइटी प्रोड्यूस करता है। ओके, और कंपल्शन का मतलब होता है कोई एक्टिविटी बार बार करना, ताकि जो एंजाइटी हुई है ऑब्सेशन के कारण उसको कम किया जा सके। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सबसे कॉमन ऑब्सेशन है कंटामिनेशन का। अच्छा, फियर ऑफ कंटामिनेशन। तो उस आदमी को लगता है या उस औरत को लगता है, पेशेंट को लगता है कि मैंने इस सरफेस को टच कर लिया है, और मैं कंटामिनेट हो गई। मैं कंटामिनेट हो गया हूँ, तो मैं बीमार हो जाऊँगा। तो उसको पता है कि ऐसा नहीं होगा, बाकी लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर टच कर रहे हैं, बाकी मेरे नियर एंड डियर टच कर रहे हैं, पर उसका कंट्रोल नहीं रहता इस थॉट के ऊपर। ये थॉट बार बार आती है, उसे परेशान करती है, उसको एंजाइटी हो जाती है, और एक्सीडेंटली पेशेंट डिस्कवर करता है कि हाथ धोने से एंजाइटी थोड़ी देर के लिए रिलीव हो रही है, कम हो रही है। तो फिर वो बार बार हाथ धोता रहता है, बार बार हाथ धोता रहता है, क्योंकि विचार बार बार आता है। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, घर वाले बोलते हैं जी एक दिन में एक साबुन की टिक्की ख़त्म हो जाती है। अच्छा। इसके हाथ देखो जी बिल्कुल वाइट हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो नोट पकड़ते हैं सब्जी वाले से या किसी से भी, नोट को धो देते हैं। कोई उनके बिस्तर पे बैठ जाए, चादर बदल देते हैं। कोई गेट को टच कर दे, उसको धो देते हैं। अच्छा। धुले हुए बर्तन बार बार धोते रहते हैं, धुले हुए कपड़े बार बार धोते रहते हैं। अगर मान लो किसी फीमेल पेशेंट को हो जाए और उसकी घर में थोड़ी बहुत चलती हो, तो घर के बाहर धुले हुए कपड़े बिल्कुल एंट्रेंस पे, और घर के चप्पल रखे होते हैं कि बाहर के कपड़े आते ही उतार दो, चेंज कर लो, साफ चप्पल पहन के फिर घर के अंदर आना। ओके। और सेकंड टाइप ऑफ ऑब्सेशन होता है पैथोलॉजिकल डाउट्स। पैथोलॉजिकल डाउट में पेशेंट को पता होता है कि मैंने ये काम कर दिया, फिर भी उसको बार बार थॉट आता है कि शायद ये रह गया, शायद ये रह गया, तो वो बार बार लॉक लगाना। यस, वो चेक करता रहता है कि लॉक लगा है कि नहीं लगा है। नोट किसी को देने हैं मान लो 5,000 रुपये, तो वो कई बार गिनेगा कि ज़्यादा ना चला जाए। बिजली के स्विच बार बार चेक करता है, गैस की नॉब बार बार चेक करता है। उसको पता होता है अंदर से कि नहीं हुआ हुआ है काम, हुआ हुआ है, पर फिर भी उसको बार बार करना पड़ता है। उसको लगता है कि मुझे करते रहना चाहिए। बिल्कुल। सर हमारे जैसे कि जो डिवोर्स रेट्स हैं इंडिया में, वैसे कंपैरेटिवली बाकी वर्ल्ड से काफ़ी कम हैं, लेकिन जैसे US है या रशिया है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% डिवोर्स रेट्स है। और ये जब डिवोर्स होता है, अगेन जैसे आपने बोला था कि इट इज़ लाइक डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, तो डिवोर्स के बाद भी बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है।
लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं मुझे लगता है कि होते हैं बच्चे। बिल्कुल सही कहा अभी आप, तो टोटली एग्री। उस ड्यूरिंग बच्चों पे क्या असर होता है, उससे वो पेरेंट्स कैसे कम उसको कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई कपल डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा है तो बच्चों को सामने बिठा के उनको बोलने का मौका देना चाहिए। ओके। उनको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का एक चांस देना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि किसी भी कारण से अगर हम अलग भी हो रहे हैं, वी लव यू, वी स्टिल लव यू। आप लोगों को हम अबेंडन नहीं कर रहे हैं, किसी के भी पास रहो, हम दोनों आपको प्यार करते हैं। और आपने ठीक कहा, बच्चों में एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेगेटिवली कोप करते हैं, एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। तो हर किसी चीज़ में यही है कि अगर घर पे बात नहीं बन रही है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। सही बात है सर। सर जैसे बहुत लोग हैं जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि छोटे बच्चे कोई पेरेंट्स हॉस्टल भेज देते हैं। जैसे देखो बड़े होके तो सबने जाना ही है अपने पढ़ाई के लिए या कुछ काम के लिए, लेकिन जैसे हम 4th से 3rd से इस एज से जब बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट कुछ होता है उनके मेंटल हेल्थ पे, बच्चों के? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे पे सेम इफ़ेक्ट नहीं होता है। ओके, ठीक है। हर बच्चे पे इफ़ेक्ट होता है उसकी एज के हिसाब से, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, ओके। उसकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, ओके। और उसको हॉस्टल में क्यों भेजा गया है, पीछे रीज़न क्या है? कई बच्चों को तो हॉस्टल में इसलिए भेजा जाता है कि वो अच्छी जगह पे जाके पढ़ें। कोई भी हॉस्टल सस्ता नहीं होता है, ऑब्वियसली दे आर कॉस्टली एज स्कूल्स। बिल्कुल बिल्कुल। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं बहुत कॉस्टली हैं। तो अगर तो बच्चे को क्यों भेजा गया है, उसकी मर्जी से भेजा गया है या उसकी विशेस के अगेंस्ट भेजा गया है, उसको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा गया है या पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है उसको स्ट्रेस से दूर करने के लिए भेजा गया है कि बच्चे के ऊपर असर ना पड़े, या पेरेंट्स ओवर बिजी हैं तो भेजा या पेरेंट ओवर बिजी हैं, या बच्चे को एज ए पनिशमेंट भेजा गया है, उसको कहते हैं कि तू पढ़ ले नहीं तो तेरे को बोर्डिंग में डाल देंगे, हॉस्टल में भेज देंगे। तो डिपेंड करता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में भेजा गया है और उसकी उसमें विश है या नहीं है। अगर तो बच्चे की विशेज़ कंसेंट के साथ भेजा गया है तो बच्चे को एडजस्टमेंट में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी कि जिस बच्चे को ज़बरदस्ती भेजा गया है। और जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं या बच्चा पहले से कुछ जिद्दी स्वभाव का है या उसको एज ए पनिशमेंट भेजा गया, तो प्रॉब्लम तो उसमें पहले से ही है। ओके, हाँ। प्रॉब्लम तो उसमें पहले ही थी, या तो डिसफंक्शनल फैमिली की वजह से या उसके खुद की वजह से, और हमें लगेगा कि वो हॉस्टल की वजह से हो गया। तो अब हम आए कि हॉस्टल के क्या इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर। तो हॉस्टल के पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं बच्चों के ऊपर। उनको हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल इंडिपेंडेंट बनाता है, उनकी सोशल स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, उनकी डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं उसको, डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है, सेल्फ रिलायंट बनना सिखाते हैं उनको। तो ये सारी इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसा होता है कि बच्चा जब सेपरेट होता है तो उसको सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है वहाँ पे, और एकेडमिक प्रेशर बढ़ जाता है। मदर फादर जो बच्चे को पढ़ाते हैं उनकी एक हेल्प होती है वो नहीं मिल पाती है। कई बच्चे वहाँ पे जाके बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, पीयर प्रेशर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सर आजकल ये भी बहुत ज़्यादा है, जैसे बुलिंग हो गया या बॉडी शेमिंग हो गया, किसी के स्किन कलर को लेके या फिर उसके
बॉडी को लेके। तो ये जो बॉडी शेमिंग कह रहे हैं या बुलिंग कह लें, तो क्या इसका कितना इफेक्ट होता है एक बच्चे पे अगर हम बात करें तो? बुलिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। एंजाइटी के सिम्टम, डिप्रेशन के सिम्टम, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, सोशली विड्रॉल हो जाता है बच्चा, और कई बार वो स्कूल जाना ही छोड़ देता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग एंटी बुलिंग पॉलिसी स्कूल की होनी चाहिए, राइट। जिसमें जैसे ही सेशन शुरू हो एक सेमिनार हो हर क्लास में सबको समझाया जिसमें जाए। क्लियरली समझा दिया जाए जो बुलिंग करेगा उसकी क्या पनिशमेंट है, और जो बुली हो रहा है वो कहाँ रिपोर्ट करे, कैसे रिपोर्ट करे। उसको एक थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, कि जिसमें बच्चा फ्रीली अपने टीचर को अपनी बात बता सके। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा हो गया एज ए पेरेंट्स, कई बार हम बच्चे की बात सुनते ही नहीं। बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है, हम उसी को डांट देते हैं पेरेंट्स कि तूने ही कुछ किया होगा, तो अगली बार बच्चा बताता ही नहीं है। तो बच्चे की पूरी बात सुननी चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि बुलिंग करने वाले भी थोड़े से बच्चे होते हैं, और जिनकी होती है बुलिंग वो भी थोड़े से होते हैं। जो दूसरे बच्चे हैं वो बैठ के तमाशा देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो बच्चे तमाशा देखना बंद करके जिसकी बुलिंग हो रही है उसके साथ खड़े हो जाएं, तो बुलिंग उसी टाइम बंद हो जाएगी। बुलिंग करने वाले 2 बच्चे 3 बच्चे, बाकी पूरी क्लास। देखो, बुलिंग 2-3 बच्चे ही करते हैं, 2-3 बच्चों की होती है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोग किसी इनजस्टिस के खिलाफ बोलते नहीं है तब दिक्कत आती है। सर, आजकल ना जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि हर कोई आपको बेस्ट दिखाना चाहता है, तो एक प्रेशर सा हो गया है। हर किसी को लगता है, बहुत लोगों को लगता है, हर किसी को तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन बहुत लोगों को लगता है पता नहीं मैं कैसा लगूँगा या कैसी लगूँगी। तो एक वो सेल्फ डाउट जो है, पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो ये सेल्फ डाउट, या हम कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग जो हम करते रहते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? तो एक तो आपने क्वेश्चन पूछा सोशल मीडिया पे मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा कैमरा हूँ पे, या मतलब ऑब्वियसली सब अपनी सेल्फीज लेते रहते हैं। एक ये लगता रहता है कि हर कोई बंदा घूम रहा है, हर कोई खुश बहुत है। तो वो सेल्फ डाउट आता रहता है। एक तो आपने बहुत बढ़िया बात कही, दूसरे की पिक्चर्स देख के लोगों को लगता है कि ये खुश बहुत है, जबकि आदमी तो वही पिक्चर डालेगा ना जिसमें वो खुश है, बाकी चीजें तो वो दिखाएगा नहीं, दुखी वाली तो डालेगा नहीं। तो हर किसी की लाइफ सेम ही चलती है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक है, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव इवेंट्स, लोज चलते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आदमी अपने अच्छे इवेंट डालता है, तो आप भी अगर कंपेयर करोगे आपकी लाइफ में भी अच्छे इवेंट होंगे, साथ ही बुरे भी होंगे। और सोशल मीडिया की एक खासियत ये है कि लोग लाइक्स के पीछे भागते हैं। उसने मुझे लाइक नहीं किया, स्पेशली टीनेजर्स में तो बहुत सारे ये दिक्कत है कि उसने उसकी पोस्ट को लाइक कर दिया, मेरी को नहीं किया। इससे भी नाराज हो जाते हैं, इससे भी उनमें इमोशनल सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, और अगेन ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि हम क्या उनको रोल मॉडलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने पूछी ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बंद करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग एक जस्ट सिम्टम है, वो एक बीमारी नहीं है, वो सिम्टम है। उसको कम कर सकते हैं हम। हाँ, तो ओवर थिंकिंग वाला या हर एक नॉर्मल इंसान या पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है।
ये तो बात या ठीक है। पास्ट के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर के बारे ये में गलती सोच रहा हो है। गई, आगे क्या करेंगे। बिल्कुल। तो हमने प्रेजेंट में रहना सीखना है। प्रेजेंट में अगर हम रहेंगे तो ठीक रहेंगे, पर ओवर थिंकिंग होती क्यों है वो सोचने की ज़रूरत है। पहले तो हमें उसकी असेसमेंट करनी होती है कि ओवर थिंकिंग अलग से एक बीमारी का पार्ट है, जैसे कि इट कैन बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। मान लो घर वाले या पेशेंट कहे कि पहले ये ऐसा नहीं था जी, अभी ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि उसको डिप्रेशन हो। जब पेशेंट तो हमारे पास ओवर थिंकिंग के लिए आया है, पर जब हम असेस करें तो अगर वो डिप्रेस्ड है तो हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी। अगर वो पर्सनैलिटी का पार्ट है, घर वाले कहें जी ये शुरू से ही ऐसा है, या ये लड़की तो शुरू से ही ऐसी है, शुरू से ही इसका स्वभाव है कि बहुत ज़्यादा सोचती है, जल्दी डिसीज़न नहीं लेती है, इस तरह के सिम्टम है, तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि ओवर थिंकिंग में क्या होता है। मान लो कोई बच्चा है, उसके मन में विचार है कि मुझे तो टॉपर ही बनना है, आई शुड बी द टॉपर। या एक लड़की है, उसको लग रहा है कि आई शुड बी दी ब्यूटीफुल, आई शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। जहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड में ये आ गया जो एक ही आदमी हो सकता है, टॉपर एक ही हो सकता है, और ब्यूटीफुल एक ही हो सकता है। हाँ, तो माइंड को पता है कि हो सकता है तू टॉपर ना बन पाए। तो साथ ही उसकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। अगर तू टॉपर नहीं बना तो क्या होगा, बच्चे तुम्हें चिढ़ाएंगे, माता पिता तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, कई तरह के विचार उसको शुरू हो सकते हैं। और अगर हमने ओवर थिंकिंग को बंद करना है तो काउंसलिंग के जरिए हम पता करते हैं कि उसके कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कौन सी उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो ओवर थिंकिंग की फॉर्म में उसमें आ रही हैं। तो हम उसका थिंकिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको काउंसलिंग के साथ ठीक कर सकते हैं। और अगर वो डिप्रेशन के कारण है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो जाएगी। जैसे अभी है कि सुसाइड रेट्स जो हैं बहुत बढ़ गए हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन में। जैसे आईआईटी में 2023 में 2 स्टूडेंट्स ने करा सुसाइड, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी मंडे को ही इनफैक्ट एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाई कि इस मैटर को और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ऐसा हायर एजुकेशन में क्यों हो रहा है। तो सर, जो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है अच्छे मार्क्स लाने का, एडमिशन लेने का, स्पेशली हायर एजुकेशन में, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी? सुसाइड, स्पेशली सुसाइड ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ही एक गंभीर विषय है। कोटा का जैसे हम सुनते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जो पढ़ते हैं उनका बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट है। ऐसे ही आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करी। हाँ जी। तो प्रॉब्लम्स, जैसा हमने हॉस्टल की बात करी छोटे बच्चों की, ऐसे ही बड़े बच्चों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, एकदम से आपकी एकेडमिक लोड बढ़ जाता है, उतना हैंडल नहीं हो पाता है। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। बट सुसाइड इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को पता नहीं है किससे बात करें। अगर वो बात करना भी चाहते हैं तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें मेंटल हेल्थ सेल या काउंसलिंग सेल मैंडेटरी होना चाहिए, जहाँ पे एक ट्रेंड काउंसलर अवेलेबल होना चाहिए जिससे बच्चे बात कर सकें, अपने मन की बात कर सकें। कई बार बच्चों में, जैसे आपने बात करी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती हैं, अगर उनको पता भी है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, दे आर नॉट एबल टू पे। तो अगर उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके इंस्टीट्यूट में ही ट्रेंड काउंसलर होगा तो he or she can assess the student and deal with the student. If needed, student can be referred to psychiatrist. तो mental health और counseling cell होना ज़रूरी है। और crisis management strategy
यूनिवर्सिटी की होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई है किसी बच्चे की, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, बच्चे को कहाँ लेके जाना है, कहाँ एडमिट कराना है, वो सब पहले से सब डिसाइड होना चाहिए। पहले से डिसाइड होना चाहिए, तो ही हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। सर क्या कोई हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जिस पे अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि सुना है मैंने कि कुछ पल के लिए ही होता है कई बार, वो बिल्कुल। एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला जो बहुत सारे सुसाइड इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव होते हैं, तो अगर वहाँ हम किसी से बात कर लें, कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हों? 2 हेल्पलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, तो एक है टेलीमानस ठीक है जी। और दूसरी है किरण, ओके, तो उस पे कॉल करके वो बात कर सकते हैं, जो कि फ्री हैं, ठीक है। 24 आवर्स अवेलेबल हैं ओके, और उन पे बात की जा सकती है। ठीक है। सर आजकल ये हो गया कि हम बच्चों को ना जो चीज़ चाहिए, क्योंकि उनको फट से दिला देते हैं, जो वो कहते हैं वो फट से दिला देते हैं। एक इंसिडेंट ये है कि एज अ पेरेंट मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हम उससे पूछ रहे थे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। हम उससे 1 महीना यही पूछते रहे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, उसको गिफ्ट ही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि आजकल बच्चों के पास हर फैसिलिटी हर चीज़ है, तो क्या ले वो। और तब मुझे भी ऐसा लगा कि वी शुड नॉट प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, इतना इजी बच्चों के लिए हमने कर दिया है। और एक इंसिडेंट मेरे सामने आया इसी से रिलेटेड ही, कि एक मदर है, वो सब बच्चों को सब दिला रही है, एंड बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, चलो जितना वो कर सकती थी करा उन्होंने। फिर बेटा कह रहा है कि मुझे तो बाइक ही चाहिए, तो वो बाइक नहीं दिला पाई, और बेटे ने सिर्फ बाइक ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो ये सर सोसाइटी कहाँ जा रही है हमारी, सिर्फ एक बाइक ना मिलने की वजह से सुसाइड करना, इतना बड़ा स्टेप लेना, आप क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत ही दुखद बात है ये, और कुछ बातों का जवाब तो आपने सवाल में ही दे दिया है कि हम बच्चों को छोटी उम्र से तो ना कहने की आदत डालते नहीं है। बच्चा एक चीज़ मांगता है, हम 2 लेके देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने बोला कि उतनी हैसियत नहीं है, हम हैसियत से बढ़कर लेके देते हैं चीज़ें। बिल्कुल लेके देते हैं। अगर हम बच्चे को छोटे होते से सिखाएं कि हर चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ मिल सकती है, ये चीज़ नहीं मिल सकती, अगर अफोर्ड भी करते हैं तो भी उसको डिले करना सिखाएं, उसकी अहमियत सिखाएं, इम्पोर्टेंस क्या है। और जब एकदम से बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम ना करना सिखाते हैं, क्योंकि वो फिर बड़ी चीज़ मांगता है ना, वो उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ, तो हम बचपन से ही उसे सिखाना चाहिए। और आजकल जो डाइवोर्स बढ़ रहे हैं वो भी इसलिए बढ़ रहे हैं कि ना सुनने की आदत नहीं है, ना लड़की को है ना लड़के को है, सिखाई नहीं हमने। वो कहते हैं ना कि पहले कहते हैं कि पापा अब हाथी लेके आओ, वो हाथी ले आते हैं, तो कहते हैं अब इस हाथी को बॉटल में डालो। तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। सर एक हम देखते हैं कि जब भी हम ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हर जगह पे ही, तो जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है जिसको ड्राइविंग रूल्स इतने नहीं पता होते हैं, या बहुत फास्ट है या बहुत गलत तरीके से वो ड्राइव कर रहे हैं, तो गुस्सा बड़ा आता है, हम कंटिन्यूसली हॉन्क करते रहते हैं। तो ये गुस्सा क्यों आता है? ये अगेन हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को लाइटली नहीं ले पाते हैं, हम दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सही हैं तो दूसरा बंदा गलत कैसे है, मैं तो लाइन में आ रहा हूँ पर दूसरा बंदा लाइन तोड़ के आगे क्यों निकल गया। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, पेशेंस कम है, या तो हम गलतियां करना शुरू कर दें उनकी तरह, जो कि अच्छी बात नहीं है, या फिर हम पेशेंट हो जाएं। हमें ही अपने आप को दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। हमने अपनी मेंटल पीस के लिए इग्नोर करना है, ना कि हम कायर हैं या हम लड़ नहीं सकते। इग्नोर इसलिए करना है कि हमें खुश रहना है हर हालात में, हमें खुश रहना है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को नहीं चेंज कर सकते। आप एक आदमी को उतर के लड़ोगे, कल को दूसरा होएगा, फिर तीसरा होएगा, किस से लड़ते रहेंगे, किस से लड़ोगे।
तो सर जैसे एक बार हमने गुस्सा करा कुछ पल के लिए, मे बी 2, 3, 5 मिनट्स के लिए, तो उसका असर क्या हमारी बॉडी पे बाद तक भी रहता है? ये बड़ा अच्छा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसका असर कितनी देर रहता है ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, पर असर रहता है। ये हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक हम गुस्सा करते हैं। ओके। हमें सीखने की ज़रूरत है कि गुस्सा कब करना है, कितना करना है, कहाँ पे करना है, किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है। अनजान लोगों से सर मुझे लगता है रास्ते में चलते हुए गुस्सा करने का कोई फायदा ही नहीं है। बात छोटी सी होती है, कई बार हम गुस्सा उससे डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेरेंट्स हैं, तो वो कुछ भी करें आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। बच्चे के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है या हस्बैंड को वाइफ के ऊपर या किसी के भी ऊपर गुस्सा आ रहा है, दूसरे के सामने गुस्सा नहीं करना है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें एंगर मैनेजमेंट में, बच्चों के सामने भी गुस्सा नहीं करना है, किसी के सामने गुस्सा नहीं करना है। बिल्कुल। गुस्सा आ रहा है तो हमें अपना कमरा चेंज कर लो, इसको बोलते हैं टाइम आउट। टाइम आउट, पानी पी लो, ये इससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, वो उस मोमेंट को टालना है। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर सुबह किसी बात पे गुस्सा आए तो शाम तक रोक के रखो, या तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ मेरी भी गलती थी इसमें, या आप शाम को अपने उस आदमी के साथ बात करो कि सुबह ये बात हुई थी मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जब आप उसी टाइम बात करते हो गुस्से की, तो आप गुस्से में बोलते हो, तो दूसरे आदमी को ये नहीं समझ आता कि मेरी गलती थी या नहीं थी। उसको सिर्फ इतना दिखता है कि मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उसको ये नहीं समझ आता कि क्यों कर रहे हैं। उसको उसका कंटेंट नहीं सुनता है और वो भी उसी टोन में जवाब देता है। जब आप डिले करके सुबह की बात शाम को, शाम की बात अगले दिन करोगे, तो आप सिर्फ फैक्ट्स पे बात करोगे, आपकी टोन लाउड नहीं होगी, दूसरे बंदे को समझ आएगा। इम्पल्सिव डिसीजन, जो इम्पल्सिव हम गुस्सा करते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीज़ें। तो थोड़ी देर थोड़ा सोच समझ के उसको थोड़ा एनालाइज करके करें, बिल्कुल, तो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। तो गुस्सा आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप देखना मोस्ट ऑफ द कंडीशंस हो जाता है खत्म, थोड़ी देर बाद हो जाता है खत्म। सर एक पंजाब में प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है, और कहते हैं कि 1 out of every 3 जो यूथ है वो ड्रग एडिक्शन से जूझ रहा है, जिसमें उनकी फैमिलीज़ भी अफेक्ट होती हैं, वो खुद तो होते ही हैं। इनफैक्ट मेरी वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, उनके हस्बैंड ही वॉज़ वेरी गुड, एंड ड्रग एडिक्शन की वजह से वो मतलब नहीं रहे। तो क्या ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पूरी तरह से पाया जा सकता है? बिल्कुल, ड्रग एडिक्शन से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, पर इसमें सिर्फ डॉक्टर की हेल्प से किसी का नशा 100% छुड़वाया जा सके ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। पेशेंट की विल पावर भी होनी चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी होनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन, सब कुछ एक टीम वर्क है नशा छुड़ाना। अगर सारे कंपोनेंट अपनी अपनी जगह काम करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे। किसी का हमने नशा तो छुड़ा दिया, अगर हमने ये नहीं देखा ये बार बार नशा करता क्यों है। ज़्यादातर तो सर यही होता है कि फ्रेंड्स ग्रुप ही ऐसा होता है, पीयर प्रेशर ऐसा होता है। तो क्या सर उस जगह से जाने से भी फ़र्क पड़ जाता है? जैसे अगर कोई एक गांव में है, वहाँ पे उसके दोस्त वही हैं, वही लोग हैं, तो अगर वो थोड़ा सा उस जगह से कहीं दूर चला जाए तो उसका भी असर पड़ता है। अगर पेशेंट छोड़ना चाहता है नशा और वो कहता है कि मैं इनको मना नहीं कर पाता, तो यस, जगह बदलने से फ़र्क पड़ेगा। पर अगर पेशेंट ही छोड़ना नहीं चाहता नशा, तो नशा हर जगह अवेलेबल है। उसको तो आप कहीं भी भेज दो, वो वहाँ पे नशा ढूंढ लेगा। हाँ, फिर तो मतलब पहले खुद एक्सेप्ट करना, उसको खुद से सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट की विलिंगनेस टू क्विट, कि मैंने नशा छोड़ना है।
और जब तक उसके पास रीज़न नहीं है मैंने क्यों छोड़ना है, तो नशा नहीं छूटता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब तक पेशेंट कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं पेरेंट्स के लिए छोड़ रहा हूँ, पैसे की कमी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, तो ये वाले जो रीज़न है ये ज़्यादा दिन नहीं चलते। ओके, जब के लिए जब उसे समझ आती है मैं अपने लिए नशा छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या नशे या क्या नुकसान हो रहे हैं, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, मेरे सोशल रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, मेरा पैसा ख़राब हो रहा है, जब ये एक मतलब मन में बात आती है तो ही छोड़ सकता है। बिल्कुल। काउंसलिंग भी होती है सर? बिल्कुल, काउंसलिंग और दवाई दोनों मिल के ही नशा छुड़ाते हैं। ओके सर, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेंटल हेल्थ जनरल अगर हम बात करें, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए, क्योंकि स्ट्रेस सबकी लाइफ में ही है। तो खुद को पॉजिटिव रखने के 2-4 पॉइंट्स आप ज़रूर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि पूरा दिन हमारा बढ़िया पॉजिटिव वे में जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो है हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, जो कि सबको पता है पर करता कोई नहीं, फॉलो नहीं करते हैं हम लोग। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आ गया कि हम एक एडिक्वेट स्लीप लें 6 से 8 घंटे, ठीक है, बैलेंस डाइट लें, राइट, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी वॉक थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो, बिल्कुल। फिर आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़िया होना चाहिए, जैसा जिस कंपनी में आप रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा बनना चाहते हो तो आप उस कंपनी में रहो। पीयर प्रेशर की हम बात करते हैं तो पीयर प्रेशर को यूजली हम नेगेटिव वे में ही इंटरप्रेट करते हैं कि पीयर प्रेशर की वजह से नशे में लग गया जी, पीयर प्रेशर की वजह से महंगी चीज़ें मांग रहा है, जिद्दी हो गया है। पीयर प्रेशर ऐसा भी तो हो सकता है वो इतने नंबर ला रहा है। पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी होता है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी नंबर लाऊं। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आदमी उस डायरेक्शन में जाएगा। पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बिल्कुल, ऐसे नहीं बोला गया है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका सोशल सर्कल बढ़िया होना चाहिए और आप हर तरह की एडिक्शन से दूर रहो, ठीक है। और लास्ट बात है कि अपनी बात को जिन लोगों के ऊपर आपको भरोसा हो उनके साथ शेयर करो। अगर कोई प्रॉब्लम है शेयर करते हैं तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। फ्रेंड सर्कल के साथ गपशप करने से, थोड़ा कहते हैं ना बेफिक्र होके बात करने से तो मन हल्का हो जाता है। एक कहावत है, हालांकि साइकेट्री से रिलेटेड तो नहीं है, कि अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। बिल्कुल सही। ठीक है सर, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि पहली बात तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम फील होती है, जैसे आपने सिम्टम्स बताए, तो हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार दवाई ही दी जाए, काउंसलिंग से, बातचीत करने से भी वो प्रॉब्लम हल हो सकती है। और इसको टैबू ना मानकर हमें इसको एक्चुअल बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, उस तरीके से लेके हमें प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ गपशप करें, बातें करें, उनके साथ घूमने जाएं और हमेशा खुश रहें, अच्छे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।